नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं और उसके बाद में विस्तार से ये खबरें आपको बताएंगे। तो इन 4 खबरों में पहली खबर है योगी सरकार से जुड़ी हुई, जहां किसानों को सौगात दी गई है। तो उस खबर पर विस्तार से आपको बताएंगे कि किसानों के लिए क्या कुछ सौगात है। इसके अलावा दूसरी खबर है समाजवादी पार्टी की, जहां निकाय चुनाव में मिली हार पर अखिलेश यादव ने आज बैठक बुलाई, मंथन किया है और इस मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आया वो भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे नोएडा के एक अस्पताल की, जहां पर एक नवजात बच्चा चोरी हो गया है और परिवार को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे कि किस अस्पताल से ये घटना सामने आई है। तो वहीं चौथी खबर में बात होगी विकास पटेल हत्याकांड की, जहां एक नया वीडियो सामने आया जो दिल दहला देने वाला है। तो इन चारों खबरों पर विस्तार से आपको बताएंगे और इसके साथ ही अन्य खबरों पर भी आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की। और सबसे पहली खबर है लखनऊ से, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया, जहां किसानों के लिए बड़े दर्शन पोर्टल के लोगों की लॉन्चिंग की गई। सीएम योगी ने लोगो लॉन्च किया। किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले के किसान आपदा से परेशान होते थे, आज किसानों को समय से खाद बीज मिल रहा है, किसान दुनिया का पेट भरता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है, किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई। तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले किसानों को कुछ नहीं मिलता था, पहले की सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, आज किसानों के खेत तक पानी पहुंच रहा है। और इस दौरान और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, लगभग हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं। ग्राम सचिवालय में भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उसमें भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। लेकिन हर गांव में प्रचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग फाइनल स्टेज पहुंच चुका है। गांव के झगड़े लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जो पहले छोटे छोटे विवाद को लेकर के झगड़े होते थे, फसाद होते थे, व्यापक कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता था, आज उसका भी समाधान की ओर जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से, जहां पे जिस व्यक्ति का घर है, जिस किसान का घर है, जिस मजदूर का घर है, घर आपदा के कारण या पुराना होने के कारण अगर टूट भी गया, पहले वह फिर से वह मकान बनाने के लिए तमाम उसको माथापच्ची करनी पड़ती थी। अब तो उसको घरौनी, वहीं के उसी जमीन का घरौनी उपलब्ध करके मालिकाना हक भी उपलब्ध करा दिया गया है। और इसमें अब तक उत्तर प्रदेश ने 56 लाख परिवारों को सुविधा दे दी है। इस वर्ष के दिसंबर तक 1.5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर जो घरौनी जिनको प्राप्त होनी चाहिए, ग्राम सभा की भूमि में जिन लोगों ने अपने मकान बनाए थे और उनको उसका नाम मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया था, इन सब 1.5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा हम इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। सर्वे के काम सब। और इसी बीच चलिए 4 के चक्रव्यूह में सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की प्रबल संभावनाएं हैं। दरअसल मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का विभाग भी कम किया जाएगा। आईएएस से मंत्री बनने के बाद से 2 विभागों की जिम्मेदारी, उजाला स्कीम में खराब प्रदर्शन के चलते विभाग हटाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रदेश के एक और मंत्री पर मुख्यमंत्री की टेढ़ी नजर है। प्रयागराज कांड में एक मंत्री का भी नाम बदनाम हुआ था। एक कैबिनेट मंत्री के प्रति संगठन सरकार का प्यार कम होता हुआ नजर आ रहा है। मोहब्बत की नगरी से आने वाले मंत्री को भी झटका लग सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें अब फेरबदल की संभावनाएं इस वक्त अपार नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ मंत्रियों के नामों को लेकर इस वक्त चर्चाएं हैं। प्रयागराज कांड में भी एक मंत्री का नाम काफी ज्यादा बदनाम हुआ था। एक कैबिनेट मंत्री के प्रति संगठन सरकार का प्यार अब कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, इसलिए उनके विभाग कम किए जा सकते हैं, मंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र के बाद अब यूपी में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव नजर आ रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की प्रबल संभावनाएं इस वक्त सामने आ रही हैं। मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूपी से एक मंत्री
का विभाग भी कम किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आईएएस से मंत्री बनने के बाद से 2 विभागों की जिम्मेदारी और उजाला स्कीम में खराब प्रदर्शन के चलते विभाग अब हटाया जाएगा। तो जिन मंत्रियों की तरफ से जो प्रदर्शन है, जो कामकाज है, उनका रिपोर्ट कार्ड, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नजर नहीं आ रहा है, जिनका नाम लगातार बदनाम हो रहा है, तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यूपी के अंदर मंत्रिमंडल से उनके नाम को बाहर किया जा सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है? सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है कि मंत्रिमंडल से कुछ ना कुछ फेरबदल सामने आ सकता है। आखिर किन किन मंत्रियों का नाम इस वक्त चल रहा है इस लिस्ट में? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल में अब विस्तार हो सकता है। हालांकि अभी जो पहले 1 महीने का जो कार्यक्रम है, 30 दिन का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पे जो कार्यकाल का कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद ही ये फेरबदल देखने को मिल सकता है। हालांकि इन फेरबदल को लेकर काफ़ी अटकलें भी चलाई जा रही हैं, जिससे कैसे कि माना जा रहा है कि जो लोग कई मंत्री थे जिनकी निकाय चुनाव में ड्यूटी भी लगी थी, उनको जब रिपोर्ट कार्ड मिला है तो वहाँ से उनका प्रभावी ढंग से रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है। जो वहाँ के प्रत्याशी थे, जो हार हुई थी उनके क्षेत्रों में, उन पर सीधे तौर पे उन प्रभारी मंत्रियों को दोष दिया गया है कि उनके रिपोर्ट कार्ड जो दिया गया था संगठन को, उसमें कहा गया था कि पूरी तरीके से वो सक्रिय नहीं थे। इसको लेकर भी काफी चर्चा थी। साथ ही साथ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जो पिछले 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड लिया गया था, उसमें भी देखा गया था किस कैसे कामकाज किया गया है, तो उसमें भी उनकी जो योजनाएं थी, जो या फिर केंद्र की सरकार की योजनाएं थी या राज्य सरकार की योजनाएं थी, उसको उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं करा पाए थे। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 1 से अधिक विभाग था, उनके विभाग को भी कम किया जा सकता है। जिससे कैसे हमें अभी आप जिक्र कर रहे थे, एक आईएएस से बने मंत्री हैं, उनके पास 2 बड़े विभाग हैं, तो उनका माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव है, दबाव के चलते शायद वो काम नहीं कर पा रहे, उस अनुरूप काम नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि उनके जो मंत्रालय है उसको भी कम किया जा सकता है। अतीक अहमद की बात चर्चा में आए तो एक बड़े मंत्री का भी नाम चर्चा में है कि जिससे कैसे छवि खराब हुई थी और कहीं ना कहीं संगठन उसको लेके भी कहीं ना कहीं संगठन से जो रिपोर्ट गई थी वो भी ठीक नहीं गई थी, क्योंकि लगातार दिल्ली दरबार में कहीं ना कहीं नजर आते थे। लगातार जो प्रदेश का संगठन है उसको किनारे दरकिनार करते हुए सीधे दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए थे। हालांकि उनकी हाजिरी सुनी नहीं गई थी वहां पे भी। तो माना जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल से उनका या फिर मंत्रालय कम किया जा सकता है, फिर उनको डिग्रेड किया जा सकता है या फिर उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तमाम ऐसे मंत्री हैं और साथ ही साथ इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो बहुत मायने में खास रहने वाला है। जो नए मंत्री होंगे, जो नए विधायक होंगे, जो मंत्री बनेंगे, उनमें भी काफी चर्चा की जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि कई ऐसे लोग होंगे जिनको आगे समय में संगठन से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में जो विधायक हैं उनको जो मंत्री अगर नहीं बनाए जाते हैं तो उनको संगठन की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तैयारियां पूरी है, पर अभी माना जा रहा है कि जून के बाद किसी भी समय ये विस्तार हो सकता है और विस्तार की जो पूरी रूपरेखा होगी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र और कहीं ना कहीं उसमें जो पूरी अगर आप छवि देखेंगे तो मिशन 2024 का रहेगा कि लोकसभा चुनाव होने, तो क्षेत्रीय समीकरण और जाति समीकरण को भी ध्यान में जरूर रखा जाएगा। जी ठीक है मनीष, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी यह बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां लोकसभा चुनाव यूपी बीजेपी कई मंत्रियों पर दांव लगा सकती है। कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है संगठन के द्वारा। अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखने वाले मंत्रियों को ये जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिसमें अगर खासतौर पर देखा जाए तो रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत और मैनपुरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं यूपी सरकार के मंत्री। तो जो मंत्री अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, या यूं कहें कि संगठन और बीजेपी को जिन पर भरोसा है, उनको यूपी कैबिनेट की से अलग हटा करके उन्हें 2024 में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है लोकसभा चुनाव के। क्योंकि देखिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाने की लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अधिक जानकारी के साथ मनीष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है 2024 के चुनाव को लेकर? कहीं ना कहीं ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि यूपी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उनका नाम आगे किया जा सकता है, और खासतौर पर वो चेहरे जो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं।
निश्चित तौर से देखिए ये खबर न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले चलाई थी। उसके बाद अभी जब कुछ देर पहले हमने भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जब बात की तो उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मुहर लगाते हुए उन्होंने जिक्र किया कि हम प्रत्याशी चयन में बहुत सावधानी बरतेंगे और निश्चित तौर से वो मंत्री या जो प्रभारी मंत्री रहे जिन्होंने अपने क्षेत्र में 2022 की बात कर ले या फिर हम 2023 की निकाय चुनाव की बात कर ले, जिनमें जीत का आधार उनकी जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था वो माना जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इनाम देने की तैयारी कर रही है। और जिस तरीके से हमने अभी जिक्र किया था नामों की, अगर हम उसमें बात करेंगे तो चंदौली से आपको देख सकते हैं कि चंदौली में आपको एक बड़ा फेरबदल देख सकता है। गाजीपुर बलिया से एक पूर्व मंत्री जो है कैबिनेट के, उनकी चर्चा तेजी में है, वो लगातार संगठन के उसमें लगे हुए हैं और माना जा रहा है संगठन के काम से काफी खुश भी है। सुल्तानपुर की बात करेंगे, वहां की सिटिंग मेनका गांधी है, उनका टिकट कट सकता है, उनकी जगह संगठन में अभी नए नए जो एक अधिकारी से राजनेता बने हैं उनके नाम की काफी चर्चा है। साथ ही साथ रायबरेली से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी चर्चा काफी तेजी में। मथुरा से माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री को वहां से दावेदारी दी जा सकती है। जौनपुर से बसपा से भारतीय जनता पार्टी के दामन सामने एक बड़े नेता, वो भी पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे, अब उसके बाद उन्हें भारतीय बसपा के दामन थामा था, उसके बाद अब बीजेपी के दामन थामा है, उनके नाम की चर्चा है। देवरिया से एक बड़े पत्रकार हैं, उसके बाद विधायक बने, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। उन्नाव से एक डिप्टी सीएम है, उनके नाम की चर्चा चली है। वहीं अगर हम बात करें कानपुर से भी, तो कानपुर से भी एक जो डिप्टी सीएम पूर्व रहे उनके नाम की भी चर्चा चली। साथ ही साथ धौरहरा कांग्रेस से बीजेपी में ब्राह्मण चेहरे, एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे नेता हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। तो बात बता दें कि तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं जिनको अब की बार जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और माना जा रहा है कि संगठन की तरफ से उनके नामों को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने उसमें तमाम सिटिंग एमपीज हैं, उनके टिकट कटने तय हैं। जिस तरीके से जो पूरी तैयारी की गई थी, जो रिपोर्ट कार्ड लिए गए थे, इस साल की शुरुआत में ही रिपोर्ट कार्ड दे दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय की तरफ से अपने जो सिटिंग एमपीज हैं, तो उनमें से माना जा रहा है कि तमाम ऐसे जो सांसद हैं उनके टिकट कटने तय हैं। उसकी जगह अब जो प्रमोटेड होंगे, जो मंत्री हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया अपने प्रभार क्षेत्र में, उन प्रमोट करके सीधे विधानसभा से सांसद भेजने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। और इसी के साथ चलिए चार के चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया। और इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने लिखा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और समारोह में न बुलाना अपमान है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का ये अपमान है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और ये ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने लिखा कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधे तौर पर बायकॉट किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर के राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन 28 तारीख को इसका उद्घाटन होना है और इसकी जानकारी गृह मंत्री के द्वारा दी गई थी। और अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं तमाम बातें सामने आ रही हैं। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा ये उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर सीधे तौर पर हमलावर अन्य विपक्षी दल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 विपक्षी दल हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करीब 12 बजे के आसपास करेंगे। इसके साथ ही तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस उद्घाटन में कहीं न कहीं बायकॉट कर रहे हैं। आपने देखा कि एक संयुक्त बयान जारी किया गया तमाम विपक्षी दलों की ओर से। इसी बीच राहुल गांधी ने बाकायदा एक और ट्वीट किया है और सीधे तौर पे राहुल गांधी ने ये कहा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न कराना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना कहीं न कहीं यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक जो पद है उसका अपमान है। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये भी लिख दिया कि संसद अहंकार के ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। इससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक और अन्य ट्वीट किया था जिसमें सीधे तौर पे यही बात राहुल गांधी ने दोहराई थी और कहा था कि
नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से नहीं। तो निश्चित रूप से आज करीब 19 दलों ने एक संयुक्त बयान भी जारी किए हैं और कहीं न कहीं नए संसद भवन की जो भी उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है उसका बायकॉट कहीं न कहीं इन पार्टियों की ओर से किया गया है। तो लगातार जो तमाम नेताओं के बयान है, चाहे इससे पहले जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह है उन्होंने भी बयान दिया था और बताया था कि आम आदमी पार्टी इसमें कहीं न कहीं सम्मिलित नहीं रहेगी, यानी कि जो नया संसद भवन बन रहा है उसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस दौरान वो आम आदमी पार्टी भी सम्मिलित नहीं रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अन्य पार्टियां, चाहे शिवसेना की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या आरजेडी की बात करें, तो तमाम ऐसे दल है जिन्होंने कहीं न कहीं इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया है। ठीक है, हालांकि ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने नए संसद भवन को लेकर हो रही बयानबाजी पर कांग्रेस और पूरे विपक्ष को घेरा। किस तरीके से आपको सुनवाते हैं। नया संसद भवन भव्य रूप से बनकर तैयार हो गया है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसको लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, 19 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है और कहीं न कहीं से उस उद्घाटन समारोह का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने आज़ादी के अमृत काल में दुनिया का सबसे अच्छा संसद भवन, यानी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े अच्छे संसद भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है और उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जो बाइकाट कर रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। यह संसद भवन का निर्माण हो रहा है, ये चुनाव नहीं है। चुनाव में कोई ना प्रधानमंत्री बनने वाला है, ना यहाँ कोई राष्ट्रपति बनने वाला है, ना लोकसभा अध्यक्ष बनने वाला है। लेकिन चुनाव नहीं होने के बाद भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बाइकाट करने का, अर्थात इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन कराना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से नहीं। राहुल गांधी ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया। सिर्फ राहुल गांधी जी सलाहकार हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? तो अपनी पार्टी को सलाह दें, अपना मुकदमा लड़ें। अभी संसद के सदस्य भी नहीं है, पूर्व सदस्य के नाते जो सलाह देना है कांग्रेसियों को दें, पूर्व अध्यक्ष के नाते कांग्रेसियों को दें। उद्घाटन होने जा रहा है, आमंत्रण गया है, आना है उनको आवें, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, उनकी इच्छा है। लेकिन आते तो देश के इतिहास भी होता कि जब लोकतंत्र का कोई पर्व होता है तो दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग एक साथ दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस इस चरित्र को भूल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी इसका बहिष्कार किया है उद्घाटन समारोह का। पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लोगों से ही कह दिया है कि हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। आपसे भी कहीं न कहीं अपील की गई। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़े और दलित प्रत्याशी बना करके उनको बलि का बकरा बना दिया। जब इनके पास विधान परिषद और राज्यसभा में भेजने का मौका था तब इन्होंने कपिल सिब्बल जी को निर्दलीय भेज दिया। तब उस समय इन्होंने अन्य दूसरे जयप्रदा जी को भेज दिया। तब इनको पिछड़ों की दलितों की याद नहीं आई थी। और आज जब जानते हैं श्री अखिलेश यादव जी और कि कतई किसी कीमत पर इस चुनाव को जीत नहीं सकते, तब उनको प्रत्याशी बना दिया, जो बना करके उनको बलि चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वास्तव में वो पिछड़ों और दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो 2024 का जब विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव होगा तब मेरी नज़र रहेगी उनके ऊपर, वो पिछड़े को भेजते हैं कि दलित को भेजते हैं। आज नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी नहीं चलेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। इसके साथ पीयूष तिवारी नई दिल्ली। नया संसद भवन। वहीं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव के परिणाम से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और क्या कुछ कहा इसके अलावा आपको सुनवाते हैं।
और इसी के साथ चलिए 4 के चक्रव्यूह में खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब फर्रुखाबाद की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेता की 70 करोड़ की जमीन कुर्क की गई है। गैंगस्टर के मामले में बीएसपी नेता इस वक्त जेल में बंद है। अवैध रूप से कब्जा की गई थी 1 करोड़ की संपत्ति, जिसे इस वक्त कुर्क किया गया है। बीएसपी नेता अनुपम दुबे माफिया घोषित है। दरोगा की हत्या समेत 4 दर्जन मुकदमों का आरोपी। तहसीलदार ने डुग्गी बजवाकर जमीन को कुर्क किया है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 70 करोड़ की जमीन की कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। तो बीएसपी नेता अनुपम दुबे माफिया घोषित है और दरोगा की हत्या समेत 4 दर्जन मुकदमों का आरोपी है, जिसकी करीब 70 करोड़ की जमीन इस वक्त कुर्क की गई है। इस वक्त जेल में बंद है बीएसपी नेता अनुपम दुबे। अवैध रूप से कब्जा करके करोड़ों की संपत्ति ये अर्जित की गई थी, जिस पर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 70 करोड़ की जो जमीन है उस पर कुर्की की ये कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बीएसपी नेता पर दरोगा की हत्या समेत 4 दर्जन मुकदमों का आरोप है। तहसीलदार ने डुग्गी बजवाकर जमीन को कुर्क किया है। तो फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। और अगली खबर है आगरा से, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत पर ब्लॉक प्रमुख ने गांव में निरीक्षण किया। शौचालय बंद होने की सूचना पर शौचालय का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक शमशाबाद के गुवरारी गांव में शौचालय बंद मिला। ब्लॉक प्रमुख ने चाबी मंगाकर अपने हाथों से शौचालय का ताला खोला। ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों को समय से शौचालय खोलने के भी सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई पानी की टंकियों का भी लोकार्पण किया गया। तो ब्लॉक प्रमुख ने गांव का पूरा निरीक्षण किया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी की टंकियों का भी लोकार्पण ब्लॉक प्रमुख की तरफ से किया गया है। आगरा की खबर आप तक पहुंचा रहे। ग्रामीणों की शिकायत पर ब्लॉक प्रमुख ने गांव का निरीक्षण किया है, जहां शौचालय बंद होने की सूचना पर शौचालयों का निरीक्षण ब्लॉक प्रमुख की तरफ से किया गया। आज हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कहीं कहीं शौचालय वगैरह बंद है, तो हमने जाके वहाँ पे मैंने खुद जाके चाबी मंगा के शौचालय खुलवाया है। और मैंने बोला है कि शौचालय बंद नहीं होना चाहिए। जब शौचालय बने हैं तो महिलाओं को वगैरह लाभ मिलना चाहिए, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर अभी बंद रहती है तो हम उसके आगे हम देखेंगे क्यों ये बंद रखते हैं, उनके खिलाफ शिकायत वगैरह वो करेंगे। उनको बोला है आज के बाद ये बंद नहीं होने चाहिए। और भी कई गाँव में शौचालय बने हैं वो भी बंद बंद रखे गए हैं, तो उनको जाके हम देखेंगे, चेक करेंगे। और क्योंकि अभी बढ़ती गर्मी के पानी की टंकी हमने लगाई गई है, आज जाके ओपनिंग वगैरह किया है उनको, तो लोगों को पानी का लाभ उठाए लोग। जहां प्रदेश सरकार लगातार लोगों को तमाम सुविधाएं दे रही है, तो वहीं जो ग्राम प्रधान है वो जमीनी स्तर पर यहाँ पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम ब्लॉक शमशाबाद के गांव गुबरारी में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय हम सामुदायिक शौचालय पर खड़े हुए, जहां लगातार जो यहाँ की ब्लॉक प्रमुख है गिरजा गजेंद्र सिंह, उनको लगातार लोगों से शिकायत मिल रही थी कि इस गांव में जो शौचालय बनाए गए हैं वह शौचालय समय से नहीं खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधान की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव गांव स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये शौचालय बनाए गए हैं, जिन पे अच्छी तरह रुआई पताई का कार्य भी किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शौचालय के पूरी तरह से ताले लगे हुए हैं और शौचालय बंद हैं। आप देखिए तस्वीर में, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिल्कुल शौचालय बंद हैं। और यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं वो यहाँ मौके पर सूचना पर पहुंची हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कई कार्यों के लोकार्पण भी करने थे। साथ ही साथ यहाँ पर वो पहुंचे हैं और इस शौचालय को खुलवाने की बात कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं वो खुद अपने हाथों से चाबी मंगाई है अभी और इसको खुलवा रहे हैं और शौचालय को खोला गया है। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण है इनसे बात कर सकते हैं। क्या नाम है भैया? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी इसी गांव के निवासी हैं? यस। शौचालय खुलता है क्या? नहीं, आज ब्लॉक प्रमुख जी आए क्या? ब्लॉक प्रमुख जी आए, उन्हीं ने ये शौचालय खोला है आगे अपने हाथों से। अच्छा, उन्हीं के द्वारा खोला गया? उन्हीं के द्वारा खोला है। नहीं खुलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं खुलता है। चाबी किसके पास रहती है? प्रधान जी के पास। प्रधान जी के पास। कुल एक ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद है, उनकी एक अच्छी पहल है और वो लगातार गांव गांव जाकर जिस तरीके से तमाम रुपए लगाकर ये शौचालय बनाए गए थे उनका निरीक्षण किया जा रहा है। और जहां शौचालय बंद मिल रहे हैं
उन शौचालय को खोलकर जिम्मेदारी अधिकारियों को या जिम्मेदारी दी जा रही है कि समय से उन शौचालय को खोला जाए। अब देखना यह होगा कि यह जो लगातार निरीक्षण हो रहा है इसका असर कितना ग्राम समाज में और वहाँ के लोगों में देखने का मिलेगा कि शौचालय कितनी जल्दी खुल पाते हैं। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।